तो यार फाइनली आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर फाइट ऑफ कलिंग गेम यानी हकारी वर्सेस काशिमो। और सही में ये फाइट इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि कई सारे लोग तुम में से 6-7 वीडियोस से कमेंट्स में स्पैम करे जा रहे हैं हकारी वर्सेस काशिमो चाहिए, हकारी वर्सेस काशिमो चाहिए। और हो भी क्यों ना, ये फाइट है एक गॉड ऑफ थंडर और एक गैम्बलर के बीच, जिसमें से काशिमो सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला बंदा है कलिंग गेम का, और हकारी वैसे तो सस्पेंडेड स्टूडेंट है टोक्यो जुजुत्सु आई का, लेकिन यूटा ने खुद ऐसा कहा था कि जब सिचुएशन थोड़ी सीरियस बनती है तो ये बंदा यूटा से भी स्ट्रांग हो सकता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे मेगुमी और यूजी दोनों मिलके हकारी को मनाते हैं कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिस दौरान वैसे तो हकारी कुछ भी सुनने से मना करता है लेकिन एट द एंड हाँ कर देता है। और हकारी के हाँ करने के बाद ये पांचों प्लान बनाते हैं कि ये बंदी, क्लियरली बोलूं तो बंदा, जी हाँ ये लड़की है, ये तो यहीं रखेगा, बाहर से ही सिचुएशन संभालेगा। बाकी पेंडा, हकारी, यूजी और मेगुमी ये चारों अलग अलग कॉलोनीज में जाएंगे इन पेयर्स, जिसमें से यूजी और मेगुमी तो टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में जाते हैं, डिटेल में इन दोनों वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और बाकी हकारी और पेंडा जाते हैं टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में। वैसे नहीं पता हो तो यूटा सेंडाई कॉलोनी में अकेला जाता है और अकेला कॉन्कर करता है पूरी कॉलोनी को। वीडियो अपलोड कर रखी है इफ यू वांट। बट वापस टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी पे आए तो हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक नया कैरेक्टर, स्पेसिफिकली बोलूं नया कलिंग गेम प्लेयर नेम्ड एज चार्ल्स बर्नार्ड, जो कि ओरिजिनली एक मांगा आर्टिस्ट होता है और एक पब्लिशर के पास गया होता है अपनी मांगा छपवाने, लेकिन वो उस मांगा की ज्यादा तारीफ नहीं करता, उल्टा कमियां निकालने लगता है और उन दोनों की बहस हो जाती है। वो उस पब्लिशर की उंगली तोड़ाता है और इसी बुरे मूड के साथ वो मिलता है हकारी से। एंड गेस व्हाट, वो कहाँ पर होते हैं इस वक्त? फेरीज व्हील पर। इसके बाद वो काफी सारी बातें करते हैं इधर उधर की, लेकिन क्योंकि ये बंदा यानी चार्ल्स काफी ज्यादा बुरे मूड में था तो वो हकारी से ये बोलता है कि गिव मी अ रीजन टू फाइट, क्योंकि वो सिर्फ कलिंग गेम में खेलने के लिए, पॉइंट्स जमा करने के लिए, इस सब के लिए नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि वो एक मांगा का है। और जैसे मांगा बैटर्स में कोई पॉजिटिव रीजन होता है लड़ने के लिए, तो वही रीजन वो हकारी से चाहता था कि बताओ ऐसा क्या रीजन है कि मुझे तुमसे लड़ना चाहिए, ऐसा क्या रीजन है जिससे मुझे तुमसे नफरत होने लग जाए, इतनी नफरत कि मैं तुम्हें मारना चाहूँ। तो इस पे हकारी ये बोलता है यू आर मांगा का राइट। और इसकी रिप्लाई में चार्ल्स के हाँ करने के बाद हकारी बोलता है कि मैं तुम्हारी मांगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, चाहे तुम मुझसे भीख ही क्यों ना मांगो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ग्लूमी और फालतू की मांगा पढ़ने का कोई शौक नहीं है। इसलिए फालतू की चोचलाबाजी बंद कर और लड़ मुझसे डिस्कस्टिंग ओताकू। ये सुन के इस बंदे को गुस्सा आ जाता है, लिटरली रोने लग जाता है। और इस तरह हकारी और चार्ल्स की फाइट शुरू होती है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ये फाइट खास अच्छी लगी नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तुम डिटेल में इस फाइट को पढ़ना चाहते हो तो तुम चैप्टर 182 और 183 को चेकआउट कर सकते हो। तो इन दोनों की फाइट शुरू होने के बाद जहां हकारी सिर्फ अपने पैरों से लड़ रहा था, अपने हाथ जेब में रखे हुए था, चार्ल्स कहीं से भाला ले आता है। बट इन रियलिटी वो एक भाला नहीं था बल्कि एक पेन था। अब इस फाइट के दौरान चार्ल्स सबसे पहले तो हकारी को छोटा सा डैमेज पहुंचाता है उसके चेहरे पे, और ऐसा करके जो खून उसकी पेन पे लग जाता है उसी की हेल्प से वो हकारी पे एक निशान भी लगा देता है अजीब सा। लेकिन स्टिल हकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्पीड का यूज करके चार्ल्स पे अटैक करता है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम, चार्ल्स उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, और यही नहीं साथ ही साथ काउंटर अटैक भी करता है हकारी पर, जिससे बचने के लिए हकारी को अपने हाथ बाहर निकालने पड़ते हैं। अब हकारी को थोड़ा सरप्राइज्ड देख चार्ल्स अपनी कर्ज टेक्निक एक्सप्लेन करता है कि हकारी की छाती पे जो चीज है वो एक मांगा पैनल है, और इसी मांगा पैनल की हेल्प से वो हकारी के मूवमेंट्स 1 सेकंड पहले देख सकता है, यानी बेसिकली कहें तो उसका फ्यूचर देख सकता है। और इसकी कर्ज टेक्निक यहीं पर खत्म नहीं होती, वो ये भी बोलता है कि जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ेगी ये पेन इंक से फिल होगा, मैं तुम्हारा फ्यूचर और भी ज्यादा दूर तक देख सकूंगा, यानी 1 सेकंड से ज्यादा देख सकेगा। जिसके बाद हकारी कंफर्म करने के लिए उस पर अटैक करता है, और एट द एंड वो ये पता है कि हाँ सच है, उसका फ्यूचर वो देख पा रहा है। लेकिन बंदे ने सिर्फ इतने में ही चार्ल्स की कर्ज टेक्निक की कमी भी देख ली, और वो चीज ये थी कि फ्यूचर देखने के लिए उसे हकारी पे हमेशा नजर रखनी पड़ेगी। इसलिए वो चार्ल्स पे उसके ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करना शुरू करता है, और जेन्युइनली उसके अटैक काम करते हैं चार्ल्स पे, और वो लगातार अटैक कर करके चार्ल्स की बहुत बुरी हालत कर देता है। लेकिन तभी चार्ल्स ये बोलता है कि अब वो 2 सेकंड्स फ्यूचर तक में देख सकता है हकारी के, इसलिए हकारी ब्लाइंड स्पॉट्स का भी यूज नहीं कर सकता था।
इसलिए कोई चारा ना बचते हुए वो अपनी डोमेन का यूज करता है जिसका नाम है रेस्टलेस गैम्बलर। अब इस डोमेन के श्योरिटी फैक्ट की वजह से और चार्ल्स की फ्यूचर देखने की एबिलिटी की वजह से उसको सारे रूल्स अपियर होने लगते हैं उस डोमेन में जैकपॉट हिट करने के, जो कि हैं ये सारे। पॉज करके देख सकते हो चाहो तो। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग बेसिकली हकारी के डोमेन में 4 तरीके के एक्शन होते हैं जिनको कि रीच एक्शन बोला जाता है, और इन सारे एक्शंस की अलग अलग हाइप लेवल होती है। जितनी ज्यादा हाइप लेवल होगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे हकारी के जैकपॉट जीतने के। बट स्टिल अगर लो हाइप लेवल वाली भी रीच मिली है तो भी हकारी जीत सकता है जैकपॉट। बट उसके लिए हकारी को चांस अप का ऑप्शन मिलना चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ों की वजह से जैकपॉट जीतने की प्रोबेबिलिटी लगभग 1 in 239 ट्रायल्स में होती है, यानी 239 ट्रायल्स में से एक बार जीतता है बंदा। जिसके बाद जब वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं तो हमें चार्ल्स एक्सप्लेन करता है कि इस डोमेन में क्या होगा। उसकी टेक्निक यानी उसकी फ्यूचर देखने की एबिलिटी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। और रही बात हकारी की, वो जितनी बार भी हारेगा बार बार नॉर्मल स्टेज पे चले जाएगा जब तक वो जीत नहीं आता या फिर वो उसे डिफीट नहीं कर देता, और यही चलता रहेगा जब तक ये फाइट चलती है। और अगर इस दौरान हकारी ने जैकपॉट जीत लिया तो वो 101% आ जाएगा, इतना उसे समझ में आ जाता है। बट बंदा फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहता है क्योंकि चांसेस जो थे जीतने के जैकपॉट में वो 239 ट्रायल्स में से एक बार थे। और इतने चांसेस यूज करते करते जो टाइम निकलेगा उसमें उसके फ्यूचर देखने की एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ती आएगी एंड एट द एंड वो हकारी को हरा देगा। लेकिन हकारी ये क्लियर कर देता है कि आज तक उसने 30 ट्रायल्स से ज्यादा लिए ही नहीं जैकपॉट जीतने के लिए, और वो चार्ल्स को हरा देता है ये बोलते हुए कि तुम्हें स्किल्स चाहिए लक को भी कैपिटलाइज करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बहुत तो मैं भी एग्री करता हूँ हकारी की इस बात से। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था पैंडा जो कि हकारी से अलग हो चुका होता है और यही सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही होगा कलिंग गेम की किसी भी कॉलोनी में एक साथ एंटर करने के बावजूद तुम्हें अलग कर दिया ही जाता है रैंडमली गिनी चुनी प्लेसेस पे फेंक कर। ऐसे ही तो यूजी और मैगुमी अलग हुए थे, वैसे ही हकारी और पैंडा भी अलग हो जाते हैं। अब क्योंकि पांडा का मिशन था एंजल को ढूंढना तो वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर बैठकर उसे हकारी का इंतजार करना चाहिए या फिर खुद ही ढूंढने निकल जाना चाहिए। अब इस चीज पर काफी देर विचार करने के बाद बंदा डिसाइड करता है कि वो ढूंढने निकलेगा, और जैसे ही वो ढूंढने निकलता है तभी वहां पर एंट्री होती है काशिमो की, हु इज हाईएस्ट स्कोरिंग प्लेयर ऑफ कलिंग गेम। अब काशिमो की नजर जैसे ही पांडा पे पड़ती है, पांडा एक नॉर्मल पांडा बनने की कोशिश करता है। अब इसका मतलब ये नहीं था कि पैंडा काशिमो को जानता था फेस से उसके, बस उसे ये पता था कि काशिमो नाम का बंदा हाईएस्ट स्कोरिंग प्लेयर है कलिंग गेम का। बट स्टिल उसे महसूस हो रहा था कि ये बंदा कितना खतरनाक है, इसलिए वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था। लेकिन काशिमो भी कम था क्या, उसे शक हो जाता है पांडा पे, तो इसलिए वो कोगाने से पूछता है, कोगाने इज दैट अ प्लेयर? जिस पे कोगाने भी लाइक यप। लेकिन कोगाने के यप बोलने से पहले ही पांडा अटैक कर देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि कोगाने के थ्रू इस बंदे को तो पता चली जाएगा कि वो एक प्लेयर है। बट स्टिल काशिमो काफी तगड़ी स्पीड के साथ पांडा के अटैक का जवाब देता है, उसके अटैक से बचकर, और काउंटर अटैक में एक तगड़ा पंच जड़ के उसके पेट में, और पांडा की सिर्फ इस एक पंच से जान निकल जाती है क्योंकि इस पंच में फोर्स तो थी ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी थी। और इसके बाद जैसे जैसे काशिमो पांडा पे अटैक करता है उसके हर अटैक के साथ पांडा को शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे पांडा समझ जाता है कि इस बंदे की कर्स एनर्जी की प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसकी बॉडी जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिफाइड रहती है। और इसी रीजन की वजह से काशिमो के अटैक्स को डिफेंड करने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसके अटैक्स को टैकल भी करते हो, डॉज करने की भी कोशिश करते हो, लेकिन स्टिल अगर काशिमो तुम्हें छीलेगा तो शॉक तो लगेगा ही ना, जिससे तुम्हारे रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाएंगे और काशिमो को मौका मिल जाएगा अगला अटैक लैंड करने का तुम पर। जिस वजह से पांडा अपने गोरिल्ला फॉर्म में आता है और अटैक करने की कोशिश करता है ऑब्वियसली अपने हाथों से। बट काशिमो ना सिर्फ पांडा के अटैक से बचता है बल्कि काउंटर अटैक में उसका हाथ भी ले लेता है, यानी तोड़ देता है। जिसके बाद पांडा दूसरे हाथ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो रियलाइज करता है कि सिर्फ इतनी सी फाइट में वो ऑलरेडी थकान महसूस कर सकता है, क्योंकि काशिमो की स्पीड के साथ कीप अप करना भी उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि काशिमो अपनी इसी स्पीड का यूज करके पांडा पे धड़ाधड़ पंच मारे जा रहा होता है, लिटरली पंचेस की बारिश कर देता है, और पांडा के अपने 100% देने के बावजूद ऐसी हालत कर देता है
जिस वजह से वो उसे वीक नहीं बहुत ज्यादा वीक बोलता है। इसके बाद काशिमो पांडा से पूछता है सुकुना के बारे में वो जानता है कि नहीं, लेकिन क्योंकि पांडा को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि हो सकता है इसको सुकुना के बारे में बताने पर यूजी को प्रॉब्लम हो, तो वो इसलिए मना कर देता है। लेकिन स्टिल काशिमो समझ जाता है कि पांडा को कुछ ना कुछ तो पता है, इसलिए वो पांडा को ये क्लियर करता है कि अगर वो बताएगा तो शायद वो उसे छोड़ भी देगा, जान से नहीं मारेगा। लेकिन स्टिल पांडा कुछ भी नहीं बताता और एक नए क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर तुमने सीजन फर्स्ट देखा है तो तुम्हें पता ही होगा पांडा में 3 पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती हैं। एक तो खुद पांडा, एक उसका बड़ा भाई जो कि एक गोरिल्ला है, तीसरा उसकी बड़ी बहन जो कि एक राइनो है। और ये जो क्रिएचर था ये उसकी बहन ही थी, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा गुस्सैल और पांडा को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली है। लेकिन इतनी देर में काशिमो सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक बोल्ट तैयार करता है और वो पांडा पे फेंकता है और इस बोल्ट से लिटरली पांडा के चीथड़े उड़ जाते हैं। और इसी के बाद हमें नरेटिवली ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि काशिमो बिना अपने डोमेन के भी गारंटी हिट कर सकता है अपने एनिमी पे बाय यूजिंग हिज कर्स एनर्जी विच हैज इलेक्ट्रिक नेचर। इसके बाद हमें पांडा और उसके दोनों बड़े भाई बहन की एक स्टोरी टाइप सी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तुम रीड कर सकते हो चैप्टर 185 में। और इसी स्टोरी के खत्म होने के बाद हम ये देखते हैं कि पांडा बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में जमीन पर पड़ा होता है, लिटरली उसके सर के अलावा कुछ भी नहीं बचा होता। बट स्टिल क्योंकि काशिमो ने अभी तक कोई पॉइंट रिसीव नहीं किए थे तो वो एक्सपेक्ट करता है कि पांडा अभी भी जिंदा है, इसलिए वो फिर से सुकुना के बारे में पूछता है उससे। लेकिन इस हालत में भी पांडा एक शब्द तक नहीं बताता। और जब काशिमो पांडा को ऑलमोस्ट खत्म ही करने जा रहा होता है तभी उसके पीछे से सरप्राइज एंट्री होती है हकारी की विद दिस ओवरफ्लोइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। और हकारी के एंटर करते ही काशिमो समझ जाता है कि इस बंदे में कुछ बात है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से ही तुम समझ सकते हो। और हकारी अपने पहले ही पंच के साथ काशिमो को ये प्रूव भी कर देता है कि वो उसकी प्रीवियस अपोनेंट्स जैसा नहीं है जिनको कि उसने अभी तक हराया है, मारा है। क्योंकि हकारी का एक एक अटैक इतना डिस्ट्रक्टिव था, इतना फास्ट था कि काशिमो को डॉज करने तक में स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। काशिमो थोड़ा सरप्राइज में, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी की जो एबिलिटी है यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से लोग उसे छू तक नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे काशिमो लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा है बिना रुके। और ऐसा नहीं था, काशिमो की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है वो हकारी पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन स्टिल उस पर इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। और काशिमो के अकॉर्डिंग इसका रीजन ये था कि हकारी के पास काफी ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी है, जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का असर ही नहीं हो रहा उस पर, यानी हकारी पे। इसके बाद वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं बाय देयर नेम्स। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काशिमो को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया होता है हकारी में, बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग स्टाइल एंड वियर्ड म्यूजिक जो कि वहां पर बज रहा था पता नहीं कैसे। अब काशिमो नाम सुनते ही हकारी के माइंड में घंटी बजती है, अरे तो वही बंदा है ना जिसके के पास 100 पॉइंट्स है। इसलिए वो काशिमो से बड़े ही प्यार से पूछता है, हे अगर मैं ये फाइट जीत जाता हूँ तो क्या तुम मुझे 100 पॉइंट दोगे अपने? तो उस पर काशिमो भी लाइक श्योर। और हाँ, तुम इस पांडा के दोस्त हो ना, तो तुम्हें भी सुकुना के बारे में जरूर पता होगा, तो इसलिए इस फाइट के एंड में तुम मुझे सुकुना के बारे में जरूर बताना अगर तुम जिंदा बचते हो तो। बट इतने में काशिमो ये रियलाइज करता है कि हकारी अलग ही नशे में चल रहा है, बंदे का उसकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हकारी के अंदर काफी सारी कर्स एनर्जी बढ़ती ही जा रही होती है। इतने में काशिमो अचानक से हकारी पे अटैक कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम वो अटैक लैंड भी हो जाता है और हकारी कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ काउंटर अटैक में करता भी नहीं है, जिस वजह से काशिमो भी लाइक जस्ट लाइक दैट। अब यार आप डिसपॉइंट मत करिए, बंदा इतना बोलता ही है कि हकारी एक तगड़ा पंच उसके मुंह पर चढ़ता है। और इस तरह इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है, जिस दौरान ना तो हकारी काशिमो को मौका दे रहा होता है, ना काशिमो हकारी को मौका दे रहा होता है अटैक करने का। और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट कितनी डिस्ट्रक्टिव थी तुम इस पैनल से देख ही सकते हो। लेकिन तभी बीच फाइट में काशिमो हकारी से दूर हटके ये बोलता है इट्स एक्यूमुलेटेड इनफ। और ऐसा बोलते हुए वो वही थंडर बोल्ट वाला अटैक करता है जो कि उसने पांडा के ऊपर किया था। और काशिमो का इट्स एक्यूमुलेटेड के कहने का मतलब ये था कि काशिमो इस टेक्निक में यानी इस मूव में अपनी बॉडी में प्रेजेंट नेगेटिव चार्जेस को सप्रेस करता है और पॉजिटिव चार्जेस को एक्यूमुलेट करके उन्हें एक साथ छोड़ता है। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट वो अपने अपोनेंट के साथ करता है, जिस वजह से एक लाइटनिंग बोल्ट की डायरेक्शन क्रिएट होती है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई काशिमो का ये अटैक एक शॉर्ट इफेक्ट की तरह काम करता है, क्योंकि जहां पर भी उसका अपोनेंट, उसका एनिमी होगा, ये लाइटनिंग बोल्ट उसी की डायरेक्शन में जाएगा
और लाइटनिंग बोल्ट है तो स्पीड तो होगी, एंड स्पीड ज्यादा होने की ही वजह से हकारी इस अटैक से बाल बाल बचता है। बंदे का इस कोशिश में हाथ भी चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है काशिमो। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम, हकारी ने अभी हार नहीं मानी थी। बंदा एक बहुत तगड़ी किक जड़ता है काशिमो पे, बट काशिमो के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यार किसी भी बंदे का अगर हाथ कटता है तो भले ही रुके ना, लेकिन स्लो तो होता है। लेकिन हकारी तो यहाँ पे स्लो भी नहीं हुआ, और तभी वो रियलाइज करता है कि हकारी का हाथ ऑलरेडी रीजनरेट हो चुका है, और ना सिर्फ रीजनरेट, वो उसी हाथ से काशिमो पे अटैक भी कर रहा है, जिस पर काशिमो भी लगा क्या ये रिवर्स का टेक्निक है। इसके बाद हमें नरेटिवली ये एक्सप्लेन करा जाता है कि जब हकारी जैकपॉट हिट करता है ड्यूरिंग रेस्टलेस गैम्बलर, तो उस जैकपॉट का प्राइस होता है इनफाइनाइट कर्स एनर्जी। यानी टू बी स्पेसिफिक, जैकपॉट हिट करने पर हकारी के पास इनफाइनाइट कर्स एनर्जी आ जाती है पूरे 4 मिनट 11 सेकंड के लिए। और इसी टाइम के दौरान बजता है गाना, यानी इस गाने की जो लेंथ है ना, उसी पे बेस्ड है ये टाइम। और रही बात रिवर्स कर्स टेक्निक की, तो हकारी ने ना कभी वो सीखी ना उसे कभी आई, बट जो इनफाइनाइट कर्स एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर फ्लो होती है ना इस टाइम के दौरान, तो उसकी बॉडी अपने आप ही हील होने लग जाती है रिफ्लेक्सिवली, बिना उसके पता लगे, बिना उसके कुछ भी किए। मतलब कुल मिला के बोला जाए तो ये बंदा उसी 4 मिनट 11 सेकंड्स के दौरान इमोर्टल है। और तभी काशिमो ये रियलाइज करता है कि जैसे जैसे वो म्यूजिक एंड हो रहा है, वैसे वैसे हकारी की जो कर्स एनर्जी है जो उसमें बढ़ती जा रही थी, वो बढ़ना स्लो हो रही है। लेकिन हकारी की एबिलिटी यहीं खत्म नहीं होती, बंदा फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, क्योंकि उस इनफाइनाइट कर्स एनर्जी की वजह से जो बर्नआउट कर्स टेक्निक्स है हकारी की, वो भी रिकवर हो जाती हैं। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हकारी जब तक जैकपॉट जीतता जाएगा, तब तक वो जितनी बार चाहे उतनी बार डोमेन यूज कर सकता है अपना। अब इसके बाद जैसा चार्ल्स के साथ हुआ था वैसा ही काशिमो के साथ होता है। हकारी के जो गेम के सारे रूल्स हैं वो फोर्सफुली उसके माइंड में फ्लैश हो रहे होते हैं, जिसके बाद वो समझ जाता है कि जैकपॉट जीतना ही मेन गोल है इस डोमेन का। और क्योंकि हकारी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी जैकपॉट नहीं जीता है, तो इसलिए इस वक्त वो इमोर्टल नहीं है, क्योंकि अभी अभी उसके जैकपॉट का जो टाइम था वो खत्म हुआ था। इसलिए तो हकारी ने अपना डोमेन यूज किया था एक और राउंड खेलने के लिए। यानी हकारी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोबेबिलिटी चेंज वाली स्टेट पे है, और इसी के साथ इन दोनों की फाइट शुरू होती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली। बट इस फाइट के दौरान सिर्फ काशिमो का ही अटैक लैंड कर रहा होता है हकारी पे, हकारी का एक भी अटैक लैंड नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से हकारी को काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंचता है। बट सरप्राइजिंग फॉर काशिमो, हकारी समहाउ वापस से अपनी बॉडी को रिन्यू कर लेता है, यानी उसके सारे डैमेज गायब हो जाते हैं। और इस चीज के पीछे का रीजन हमें नरेटिवली एक्सप्लेन करा जाता है कि ऐसा हकारी कर पाता है स्यूडो स्पिन्स की वजह से, जिसकी हेल्प से हकारी एक सीक्वेंस को बार बार दोहरा सकता है। यानी हकारी ने बेसिकली काशिमो से मार खाने वाला सीक्वेंस हटा दिया है और उससे पहले वाला सीक्वेंस फिर से चला दिया है, रीरोल कर दिया है। लेकिन हकारी जनरली इस चीज को यूज नहीं करता, क्योंकि काफी बार ये चीज काम करती नहीं है। इसके बाद फिर से इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होती है, एंड अगेन हकारी काफी ज्यादा डैमेज लेता है, लेकिन फिर से वो सीडो स्पिन की वजह से रिन्यू हो जाता है। यानी समझ रहे हो, बंदे के पास सिर्फ जैकपॉट नहीं, ये भी तरीका है हील होने का। और तभी गैम्बलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है। 2 स्पिन्स पे 6 आए होते हैं, और तीसरे पे भी फाइनली 6 आ जाता है, एंड दैट्स हाउ हकारी विंस ए जैकपॉट। जिसके बाद बंदे का डोमेन खत्म होता है और वापस डोमेन से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वो म्यूजिक स्टार्ट करता है और स्टार्ट करता है अपना डांस गैम्बल। अब क्योंकि हकारी जैकपॉट जीत चुका था, तो काशिमो यही सोच रहा होता है कि अब जैकपॉट जीतने के बाद उसका एक स्टेट आएगी जो कि है प्रोबेबिलिटी चेंज, जिसमें कि वो इमोर्टल नहीं रहेगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हरा सकता है हकारी को। लेकिन बंदा इस बात को इग्नोर कर देता है, ये बोलते हुए कि ऐसा तो कोई कमजोरी सोचेगा। इसी के साथ वो अपने शरीर से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करते हुए शो करता है हकारी को डेट हाउ पावरफुल इज ही, जो देख के हकारी भी इम्प्रेस्ड, तुम एक्सप्रेशन देख के ही समझ सकते हो। और काशिमो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तय कर लेता है, इसी 4 मिनट 11 सेकंड्स में मैं तुझ जैसे इमोर्टल को भी धो के रख दूंगा। इसके बाद हमें काशिमो के पास की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं, जहाँ पर कि हमें ये शो कराया था कि काशिमो कितना ज्यादा अनसेटिस्फाइड था उस टाइम के सॉर्सरर्स से। और जब काशिमो केंजाकू से पूछता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर कौन है तुम्हारी नज़र में आज तक हिस्ट्री में, तो
केंजाकू सुकुना का नाम लेता है एंड दैट्स व्हाई काशिमो सुकुना से लड़ने के लिए ही केंजाकू के साथ डील करता है। वाइंडिंग वो करता है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कलिंग गेम, इसलिए तो वो समोसे सुकुना के बारे में पूछ रहा है। इसका सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि काशिमो और हकारी एक दूसरे से काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली फाइट कर रहे होते हैं। कभी दौड़ रहे होते हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं, या फिर शिपमेंट कंटेनर को एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं। लिटरली एक कंटेनर की तो ऐसी हालत कर देते हैं मुक्कों से। लेकिन क्योंकि काशिमो को काफी ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लाइफ, आई मीन प्रीवियस लाइफ, तो वो फिर से इन्हीं बैक टू बैक अटैक के बीच एक मौका ढूंढता है और हकारी के मुंह पे उस कंटेनर का गेट दे मारता है, जिसके रिजल्ट में हकारी लिटरली ज़ॉम्बी जैसा दिखने लग जाता है। बंदे का चेहरा उड़ जाता है पूरा का पूरा। और काशिमो चेहरे पे ही अटैक इसलिए कर रहा था हकारी के क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, अगर एक झटके में सर खत्म कर दिया जाए तो बंदा वहीं के वहीं मर सकता है। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसके सर को ही टारगेट बनाएगा और अपने अटैक के थ्रू एक्सप्लोड करेगा। अरे भाई थंडर बोल्ट वाला अटैक। और जब ये अटैक हकारी पर लैंड होता है ना, उसका सर ऑलमोस्ट फटने ही वाला होता है, बट समहाउ हकारी पता नहीं कैसे अपनी नाक से एक्सेसिव कर्स एनर्जी को निकालता है और जितना भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा होता है उसके सर को, वो हील होने लग जाता है। एंड लेट मी टेल यू, अगर वो ऐसा तुरंत ही नहीं करता तो कुछ ही सेकंड्स में उसका सर एक्सप्लोड हो जाता। और ऐसा वो काशिमो से खुद बोलता है। इसके बाद हमें ये इन्फॉर्म करा जाता है कि ये राउंड यानी हकारी की इमोर्टलिटी सिर्फ 8 सेकंड में खत्म होने वाली है। बट समहाउ इन एंड मूवमेंट्स पे हकारी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है और बिना कोई काशिमो को एक भी मौका दिए लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है उस पर और डैमेज भी पहुंचा रहा होता है। और ऐसा करने का उसका रीजन ये था कि इस वक्त वो फियरलेस था बिकॉज ऑफ हिज इमोर्टल बॉडी एंड बिकॉज वो नहीं चाहता था कि काशिमो फिर से वही थंडर बोल्ट वाला अटैक उसके सर पर करे। बाल बाल बचा भैया उस अटैक से वो। लेकिन इतने सारे अटैक्स खाने के बावजूद काशिमो हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि हकारी लगातार अटैक इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अटैक से डरता है, उस वाले थंडर बोल्ट वाले अटैक से। बट सरप्राइजिंग फॉर अस, काशिमो ने कुछ चार्जेस और अलग जगह पे भी एक्यूमुलेट कर रखे थे और वो जगह थी उसका वेपन, उसका पोल, जिसके लिए इस बार काशिमो खुद की बॉडी को चार्ज कर लेता है, यानी नेगेटिवली चार्ज कर लेता है, जिससे कि उस पोल में प्रेजेंट जो चार्जेस थे वो काशिमो की तरफ आए और उन दोनों के बीच में तो हकारी था। तो अल्टीमेटली डैमेज हकारी को ही होता है क्योंकि काशिमो इलेक्ट्रिसिटी से तो इम्यून था ना। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लान्ड अटैक हकारी को काफी तगड़ा डैमेज पहुंचता है और वो हील भी नहीं हो सकता था क्योंकि अभी अभी उसका राउंड खत्म हुआ है। तो इसलिए काशिमो ये डिक्लेयर कर देता है दैट इट्स ओवर। लेकिन गैस व्हाट, हकारी फिर से अपने डोमेन का यूज करता है और ये चीज काशिमो को बिल्कुल शॉक कर देती है कि ऐसी हालत में डोमेन। लेकिन स्टिल हम सबको पता था और काशिमो को भी पता था कि इस सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यार किसी भी 2 राउंड के बीच में प्रोबेबिलिटी चेंज स्टेट भी तो आती है, उसमें भी तो टाइम लगता है और इतने में तो हकारी मर ही जाएगा। बट फिर भी अगर हकारी प्रोबेबिलिटी चेंज के बिना सीधे अगला राउंड शुरू कर दे, जो कि वो कर सकता है वैसे, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उसके जीतने के, तो इसलिए काशिमो के अकॉर्डिंग हकारी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ कोलैप्स ही कर सकता है और कुछ नहीं। बट अगेन सरप्राइज फॉर काशिमो, हकारी रीजनरेट होने लग जाता है, जो देखने के बाद काशिमो मान ही जाता है कि हकारी कुछ ज्यादा ही लक्की है। इसके बाद हकारी खून थूकते हुए ये बोलता काशिमो से, वेल डन काशिमो, मैं आज तक सिर्फ एक ही दिन में इतनी बार मौत के पास कभी नहीं गया। इसके बाद फिर से इन दोनों की फाइट रीस्टार्ट होती है जिसमें कि हकारी के पास अपनी जैकपॉट स्टेट थी और काशिमो के पास वही अपना इलेक्ट्रिक अटैक। इसके बाद हकारी का डोमेन गायब होने लगता है और हम ये देखते हैं कि गायब होने के बाद काशिमो ठीक ओशन के ऊपर होता है क्योंकि हकारी ने अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर दिए थे। यानी समझ रहे हो, बंदा अपने डोमेन को मूव भी कर सकता है। और हकारी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका प्लान था कि अगर काशिमो ओशियन में गिरता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो अपनी बॉडी से छोड़ता है वो सब डिस्चार्ज हो जाएगी ओशियन में गिरने पर, क्योंकि भैया ओशियन में कितना सारा पानी है। और अगर वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करना बंद भी कर देता है तो वो कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकता क्योंकि भैया उसकी कर्स एनर्जी की प्रॉपर्टीज ही इलेक्ट्रिसिटी है। बट इसके बाद पता नहीं कैसे काशिमो के नीचे से यानी समुद्र में से कई सारे कर्सेस निकल आते हैं बाहर, जिस बारे में काशिमो को पहले से पता था। अब ये कर्सेस कैसे आए, कहाँ से आए और काशिमो को कैसे पता था, ये पर्सनली मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें अगर पता है तो मुझे कमेंट से जरूर बताना।
और हकारी को भी ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन स्टिल वो आसानी से इन सारे कर्सेस को ठिकाने लगा देता है और साथ ही साथ काशिमो को एक किक के थ्रू जबरदस्ती समुद्र में फेंक भी देता है। अब क्योंकि काशिमो बिना अपनी कर्स एनर्जी के उसकी किक का सामना नहीं कर सकता था, टैकल नहीं कर सकता था, तो उसे यूज करनी पड़ती है, जिस वजह से उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है और जब वो ओशियन में गिरता है तो जो हकारी प्लान कर रहा था वही होता है। उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी काफी तेजी से डिस्चार्ज होने लगती है, जिसके बाद हकारी एक कर्स के थ्रू उड़ रहा होता है और वेट कर रहा होता है काशिमो की बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए। लेकिन तभी अचानक से शांति सी छा जाती है और मछलियां जो मरी हुई हैं वो तैरती हुई दिखती हैं सरफेस पर, वाटर सरफेस पर। और यही नहीं, अचानक से हकारी ना तो देख पा रहा था और ना ही सांस ले पा रहा था, जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है। और पानी में गिरने के बाद उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो भैया इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है और इससे निकलने वाले क्लोरीन की वजह से उसकी आंखों में दर्द हुआ था और वो सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि काशिमो जानता था कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर को मारने के दो तरीके हैं, या तो उसका सिर उड़ा दो या फिर पॉइजन यूज करो उस पर। और क्योंकि इस टाइम के अराउंड हकारी की बॉडी जरा सी भी नहीं हिल रही थी, तो फिर से काशिमो मान लेता है कि इसका खेल खत्म। इसके बाद जैसे ही हकारी की बॉडी काशिमो के पास पहुंचती है तो अचानक से हकारी अपने नाक से फिर से कर्स एनर्जी रिलीज करता है, कर्स एनर्जी या जो भी कुछ है ये, और एक तगड़ा पंच चढ़ता है काशिमो के। और ये देख के काशिमो बिल्कुल शॉक्ड, और जो चीज हमें पहले ही पता चल गई थी काशिमो को वो चीज अब रियलाइज होती है कि हकारी की जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो फुली ऑटोमेटिक है, इसलिए चाहे हकारी बेहोशी क्यों ना हो जाए वो फिर भी हील कर सकता है, जिस वजह से उस पर किसी भी तरीके के पॉइजन का भी असर नहीं पड़ता। और क्योंकि काशिमो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर रहा था अभी भी लिमिटेड अमाउंट में, तो इसलिए वाटर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और हकारी जल्दी से ये खेल खत्म करने की सोचता है बाय हिज फिस्ट्स। लेकिन अचानक से काशिमो हकारी को कस के पकड़ता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इतने खतरनाक एक्सप्लोजन को देख के पांडा को बड़ी चिंता होने लग जाती है, आई मीन बेबी पांडा को चिंता होने लग जाती है हकारी की। और तभी उसे हकारी का कटा हुआ हाथ दिखता है, जिससे और भी ज्यादा बढ़ जाती है उसकी चिंता। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि काशिमो फाइनली पानी से बाहर आ रहा होता है, ये सोचते हुए कि भले ही मैंने सारी कर्स्ड एनर्जी यूज कर दी इस अटैक में, पर स्टिल चलो उस गाय से छुटकारा तो मिला। इतना बोलता है ये बंदा कि एक मुक्का पड़ता है उसे, और ये मुक्का हकारी ने मारा होता है। इसके बाद हकारी एक्सप्लेन करता है कि तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी करी मुझे पकड़कर डोमेन यूज करने से रोकने की और अपना ये अटैक सक्सेसफुली लैंड करने की, क्योंकि मैंने अपना लेफ्ट आर्म सैक्रिफाइस कर दिया पूरी बॉडी को बचाने के लिए। इसके बाद हमें नरेटिवली एक्सप्लेन करा जाता है कि हकारी ने सही मूवमेंट पे एक बाइंडिंग वो करा था नेम्ड एज इम्प्रॉम्प्टू बाइंडिंग वो, जिसकी हेल्प से उसके लेफ्ट आर्म में जितनी भी कर्स्ड एनर्जी प्रेजेंट थी वो सारी उसने कंसंट्रेट कर ली बाकी की बॉडी पे और अपना लेफ्ट आर्म सैक्रिफाइस कर दिया, सो डैट उसकी बाकी की बॉडी एक्सप्लोजन को झेल सके। जिसके बाद काशिमो भी बोल देता है हार मानने का कि चलो मुझे मार दो अब जल्दी से, जिस पे हकारी इनकार करते हुए ये बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ऑल आउट नहीं गए, तुमने अपनी कर्स टेक्निक तक एक भी बार यूज नहीं करी, सिर्फ तुमने कर्स एनर्जी की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ऐसी टक्कर दी है, और दूसरी बात तुम्हें अपने पॉइंट्स भी तो देने हैं मुझे। जिसके बाद काशिमो भी बोल देता है कि हाँ मैंने यूज नहीं करी क्योंकि मैं अपनी कर्स टेक्निक सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ और वो मैं करना चाहता हूँ सुकुना के साथ। तो इस पे हकारी ये तय करता है कि काशिमो अपने पॉइंट्स देगा और वो सुकुना से लड़ने का मौका देगा काशिमो को, और इस तरह काशिमो मॉडर्न सॉर्सरर्स को ज्वाइन कर लेता है। एंड दैट्स इट, काशिमो और हकारी की फाइट यहीं एंड होती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार काफी टाइम से तुम इस वीडियो के लिए बोल रहे थे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टारगेट रखते हैं फिर से 10,000 लाइक्स का। और रही बात अगली वीडियो की, अगली वीडियो में आ रही है माँ की अपने आप को प्रूव करने कि वो टॉप 3 कंटेस्टेंट या फिर बोलूं स्टूडेंट्स में आती है जुजुत्सु टेक के। तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।